आज की इस वीडियो में विज्ञान के ऐसे टॉप 40 वीवीआई गेस प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक ये वीडियो समाप्त ना हो जाए तब तक आपको कहीं जाना नहीं है, और जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा, जिससे हमको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको अभी क्या क्या हमको तैयारी कराने की ज़रूरत है। लेकिन इतनी अच्छी कमाल की वीडियो पाने के लिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर या फिर DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है, या फिर मेरा नाम सर्च कर सकते हैं मंटू सर, तो आपको ऐप मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जो बच्चे अपडेट नहीं किए हैं वो अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेंगे, और जो इंस्टॉल नहीं किया वो इंस्टॉल कर लेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कि प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तमान वस्तु, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो आप सभी जानते हैं कि खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है वह लाल रंग का होता है, इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। और लाल रंग का उपयोग खतरे के लिए क्यों किया जाता है, ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो बस ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जूल प्रति सेकेंड आप कह सकते हैं। जूल प्रति सेकेंड को आप क्या कहते हैं, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक आपका वाट होता है, यानी कि 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है आकर्षण बल होता है, ये आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, या कभी आकर्षण और कभी प्रतिकर्षण होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच जो होता है वह प्रतिकर्षण होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर। वैसे आप चुंबक लेकर के अगर उसके समान ध्रुव को जब मिलाते हैं तो देखते हैं कि चुंबक भागना शुरू कर देता है, तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है। लेकिन असमान जब ध्रुव रहता है तो उसमें आकर्षण होता है। तो ये सोच समझ कर जो है अपने परीक्षा में टिक लगाइएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि विद्युत जो मोटर है यह आपको 5 नंबर में पूछा जाता है कि विद्युत मोटर क्या है, नामांकित चित्र बनाइए, सिद्धांत क्या होता है, और इसका कार्यविधि क्या होता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ आपके परीक्षा में। तो यह क्वेश्चन 5 अंकों का पूछा जाता है, 5 से 6 अंकों का। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है आपको जानना है तो हमें कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि सर हमें यह वीडियो बना दीजिए कि मोटर क्या है, उसका नामांकित चित्र कैसे बनाएंगे, उसका कार्यविधि क्या होता है, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत मोटर जो है वह परिवर्तित करता है। तो देखिए, जो विद्युत मोटर होता है वह क्या करता है कि जो विद्युत ऊर्जा होता है उसे वह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जो विद्युत ऊर्जा होता है उसे किस में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो पर मीटर होता है, और आपको कई बार हम पहले बता भी चुके हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग होता है वह नीला जो है वो किसके कारण प्रतीत होता है। तो आपको सभी को पता है कि प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में ये सभी प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर की फैराडे ने। कौन, तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है वो किसने की थी, तो फैराडे ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, यह कौन सा दर्पण है। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार अगर वस्तु के बराबर होता है तो वह दर्पण कौन सा है। तो वह समतल दर्पण है जो हम लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं चेहरे को देखने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट बराबर जो होता है वो कितना होता है। तो देखिए, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है ना। तो ये कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको, तो ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है। तो ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं जिसमें आपको ये सारी PDF मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं, तो प्ले स्टोर पर जा करके DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, जो चैनल का नाम है, ठीक है। या फिर प्ले स्टोर पर जा करके मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, मंटू सर, ठीक है। मंटू सर सर्च करेंगे या फिर DLS एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगी, है ना। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो देखिए जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है ना, वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा पर की जाती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम सभी का है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आप सभी जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो B नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन B नंबर हो जाएगा। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला जो क्वेश्चन है वह हम सभी का, देखिए क्वेश्चन आप एक स्क्रीन पे है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है ना। क्या क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाती है तो कौन ऐसा दृष्टि दोष हो जाता है, क्या वो निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, या जरा दृष्टि दोष होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, तो A नंबर हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष हो जाती है जब फोकस दूरी कम हो जाती है। तो अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति जो है निरूपित नहीं करता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B नंबर की IR², ये जो है निरूपित नहीं करता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म की कितनी सतहों से घिरा होता है। एक साधारण जो प्रिज्म होता है वो कितने सतह से घिरा होता है ना। तो आप सभी को पता है कि जो एक प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म जो होता है वह 5 सतहों से घिरा होता है ना, 5 सतह से घिरा होता है। ये बात आप याद करके रखिएगा, जिसमें क्या होता है कि 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार होता है ना। 2 जो होता है उसमें त्रिभुज के आकार का होता है और 3 जो है आयताकार होता है, और 3 और 2 5 मिलकर के बना होता है, इसलिए इसका सतह कितना हो जाता है, 5 होता है। तो ये आप याद करके जरूर रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। जो विद्युत बल्ब के फिलामेंट होता है उसमें किस तत्व का उपयोग होता है, किसका होता है, हाँ तो बिल्कुल हो जाता है आपका टंगस्टन का होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, A नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन A नंबर जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस है वो फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि या मांसपेशिया द्वारा, या फिर परितारिका के द्वारा। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 17 नंबर प्रश्न का, कि पक्षमाभि या मांसपेशिया के द्वारा, पक्षमाभि मांसपेशिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन C नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम जो है वह क्या होता है। सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का जो होता है वह अन्य जो नाम होता है क्या होता है, क्या वह जिप्सम होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, या बिरंजक चूर्ण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो 18 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन B नंबर हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है, ऑप्शन B नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगले देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 8 होती है, आप सबको पता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। जो एक पिकोमीटर होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, तो देखिए एक पिकोमीटर जो होता है वह 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि एथेनॉल का अभिक्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का जो है अभिक्रियाशील मूलक क्या है, तो एथेनॉल का जो अभिक्रियाशील मूलक है वह है बॉन्ड OH है। क्या है, बॉन्ड OH, और जो ये लाइन रहता है इसी को बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बॉन्ड यानी कि बंधन OH होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक, या फिर प्रतिफल। तो देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन C हो जाएगा। और प्रतिफल तब होता है जब अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है। और ऑक्सीकारक कब होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और अवकारक कब होता है, जब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी कि ऑक्सीजन की जिसमें कमी हो जाए, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए तो अवकारक
जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, हाइड्रोजन की कमी हो जाए, उसे अक्सीकारक। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और प्रतिफल कौन? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं, है ना। चलिए, तो इतना आपको ये जानकारी दे दी है। यहाँ से जो है देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन के बारे में आपको समझाया, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। और बनता है, पूछा भी जाता है, पूछ दिया जाता है कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो अक्सीकारक कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो अवकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इतना बात तो आपने जाना, लेकिन यहाँ का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, NaCl होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। निम्न में से कौन जो है मुख्यतः जो है वो क्या है? बायोगैस। बायोगैस आपको बतानी है इसमें से, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, CH4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, CH4। अगला देखिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम यानी कि के की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम जिसे हम लोग के से संकेत करते हैं, इसे सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। और कह रहा है कि इसकी जो परमाणु संख्या होती है वह परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि इसकी परमाणु जो संख्या होती है वह 19 होती है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। इसमें से जो कौन है वह एक प्रकार की दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है, HCl, HNO3, H2SO4 और H3COOH, इसमें से दुर्बल अम्ल की यदि हम बात करते हैं तो दुर्बल अम्ल का ऑप्शन डी नंबर है कि CH3COOH, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए कार्बन जो है वह एक प्रकार की अधातु होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, समझे आप? क्या होती है आपकी? एक अधातु होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला जो प्रश्न है हम सभी का 28 नंबर प्रश्न, कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन ऐसा अधातु है? अधातु होने के बाद से हम लोग जानते हैं वैसे कि जो धातु होता है वही विद्युत का सुचालक होता है ना। लेकिन कौन ऐसा अधातु होता है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है ना। और आमतौर पे ग्रेफाइट की बात करते हैं तो जो पेंसिल होता है ना, जो पेंसिल में जो लीड होती है उसमें जिससे हम लोग लिखते हैं वही ग्रेफाइट होती है ना। तो किसका हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, ग्रेफाइट होती है। लाइक नहीं किए पहले तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से कीजिए, क्योंकि कमाल की वीडियो आपको मिल रही है, कमाल के यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो वर्ग देखिए 18 होते हैं, ठीक है, और आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं। लेकिन वर्ग पूछ रहा है तो वर्ग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। जो उदासीन विलयन होता है वह उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है ना। और 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का। और 7 से कम किसका होता है? अम्ल का। ओके, समझे आप? चलिए अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है कि अभिक्रिया CuO+H2 से बनता है CuH2O में किसका उपचयन होता है? इसमें उपचयन किसका हो रहा है ना। क्या CuO का हो रहा है, या H2 का हो रहा है, या Cu का हो रहा है, या H2O का हो रहा है? यहाँ पे उपचयन की बात की जा रही है, तो उपचयन किस में हो रहा है? हाइड्रोजन में हो रहा है, ठीक है, उपचयन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम सभी का कि सोडियम की संयोजकता जो है वह क्या है? क्या वह 1 है, 2 है, 8 है, या फिर 11 है? सोडियम की संयोजकता पूछी जा रही है यहाँ पे। तो देखिए सोडियम की जो संयोजकता होती है वह +1 होती है। कितना होती है? +1 होती है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। यहाँ पे शून्य है लेकिन शून्य लिखा जाएगा, यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, टाइपिंग में। कौन शून्य वर्ग का है जो है तत्व है बताना है। Ca है, Br है, He है, या फिर लिथियम है, Li।
क्या इसमें से बताना है आपको कौन शून्य वर्ग का जो है वह तत्व है। तो शून्य वर्ग की तत्व के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर शून्य वर्ग का तत्व हो जाएगा He। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस जो है कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, 23 मार्च को, 20 मार्च को, 20 अप्रैल को या फिर 23 अप्रैल को जल दिवस। तो देखिए जल दिवस की यदि बात करते हैं तो जो जल दिवस होता है वो आपको 23 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या फिर सूक्ष्मदर्शी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि उत्पाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्पाद। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कह रहा है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी है ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का या फिर इनमें से सभी। तो देखिए एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है जो आपका ऑप्शन दिया गया है, अगर ऑप्शन के अनुसार बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि इनमें से सभी है वो। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषक पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि स्वपोषी पोषण के लिए ये सारी चीज़ें का होना काफ़ी आवश्यक है ना, इसलिए से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है वो किसकी प्राप्ति होती है, वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या फिर प्रकाश का। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो किसकी प्राप्ति होती है, तो आप कहिएगा कि सर प्रकाश संश्लेषण के जो द्वारा है वो हमको ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है। शुक्राणुओं का मोचन जो है कहा जाता है अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृषण या फिर शुक्राशय। क्या कहा जाता है आपको बताना है, शुक्राणुओं का जो मोचन है वो कहा जाता है। तो देखिए शुक्राणुओं का मोचन जो है वो कहा जाता है शुक्रवाहिका, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, और लास्ट प्रश्न है ये, क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन जो परत है वह पाया जाता है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल की मध्य सतह में या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिले। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। और लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और एक बार और बताना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर सर्च करेंगे, ठीक है, MANTU, या फिर चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगी, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो 40 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले वाले जितना वीडियो नहीं देखे सारी वीडियो देखिए, काफ़ी कम समय बचा हुआ है ना।